नमस्कार, दिवाली टुनाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा। बुलेटिन में आज आपको दिखाएंगे कि कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा अपनी ही बात से पलट गए। कल तक भारत के गुणगान करने वाले ओबामा भारत की ही बुराइयां गिना रहे हैं। ये भी बताएंगे कि जॉर्डन की सेना ने इस्लामिक स्टेट को धूल चटानी शुरू कर दी है। साथ ही दिखाएंगे कुछ मजेदार खबरें भी, लेकिन शुरुआत करते हैं 10 मिनट में दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ। पाकिस्तान में 5 फरवरी को कश्मीर एकजुटता दिवस के नाम पर रैलियों के आयोजन और नवाज शरीफ के कश्मीर पर दिए बयान पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान को उन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए जिनसे वो जूझ रहा है। गुरुवार को पाक अधिकृत कश्मीर की असेंबली को संबोधित करते हुए नवाज शरीफ ने कश्मीर को गले की नस की तरह अहम बताया था। कश्मीर, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान की शहरग है। हमारा सदियों का साथ है, जिसे दुनिया की कोई ताकत हमसे जुदा नहीं कर सकती। वहीं एकजुटता दिवस के नाम पर आतंकी हाफिज सईद के संगठन ने भी रैली निकाली और फिर एक बार हाफिज ने जहर उगला कि कश्मीर आजाद होके रहेगा। इतना ही नहीं, हाफिज के अलावा हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सैयद सलाउद्दीन ने भी भारत के खिलाफ बयानबाजी की। भारत पड़ोसी पाकिस्तान को कई बार अपनी सोच से वाकिफ करा चुका है, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान अपनी हरकतों और बयानों से बाज नहीं आ रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति जब भारत आए तो उन्होंने अपने भारतीय अंदाज से लोगों का दिल जीत लिया, लेकिन अमेरिका पहुंचते ही उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जो भारत का दिल दुखाने वाला है। भारत दौरे पर नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने चाय पर चर्चा की। गणतंत्र दिवस समारोह में भारत की एकजुटता की अद्भुत तस्वीरें देखी और भारत की तारीफ भी की, लेकिन ओबामा ने वापस अपने देश जाते ही भारत को धार्मिक भेदभाव की दीवार वाला देश कह दिया है। A place where in past years religious faiths of all types have on occasion been targeted by other peoples of faith simply due to their heritage and their beliefs. Acts of intolerance that would have shocked Gandhiji, the person who helped to liberate. ओबामा के बयान को लेकर भारत में भी सियासी रंग गहराने लगा है। भारत और अमेरिका के संबंधों को नई दिशा में ले जाने का वादा कर चुके दोनों नेताओं के बीच इस तरह की बयानबाजी मुश्किलें पैदा करने वाली है। चीन के कड़े ऐतराज के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा एक साथ सार्वजनिक मंच पर नजर आए। गुरुवार को ये मौका था व्हाइट हाउस में आयोजित सालाना नेशनल ब्रेकफास्ट प्रेयर का, जिसमें दलाई लामा भी शामिल हुए। करीब 3000 अमेरिकी नागरिक और दुनिया के कई नेता इस मौके के गवाह बने। दलाई लामा को नेशनल ब्रेकफास्ट प्रेयर के लिए अमेरिका की तरफ से न्योता दिया गया था। इस मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दलाई लामा को अच्छा दोस्त और स्वतंत्रता का प्रेरणा स्रोत बताया। I want to offer a special welcome to a good friend, His Holiness, the Dalai Lama. ओबामा के बयान और दलाई लामा के दौरे से चीन नाराज हो गया है। चीन ने ओबामा को दलाई लामा से दूर रहने की सलाह दी थी, इसलिए उस देश के फैसले का विरोध करते हैं जो दलाई लामा को यात्रा की इजाजत देता है, और हम उस देश का भी विरोध करते हैं जो तिब्बत मुद्दे पर चीन के आंतरिक मामलों में दखल देता है। ये पहला मौका नहीं है जब ओबामा और दलाई लामा की मुलाकात हुई। इससे पहले भी ओबामा और दलाई लामा 3 बार व्हाइट हाउस में मुलाकात कर चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारतीय मूल के अमेरिकी अजय बंगा को प्रशासनिक पद सौंपा है। बंगा को एडवाइजरी कमेटी फॉर ट्रेड पॉलिसी एंड नेगोशिएशन का सदस्य नियुक्त किया गया है। अजय बंगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मामलों से जुड़ी नीतियों पर सलाह देंगे। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष अजय बंगा साल 2009 से मास्टर कार्ड के सीईओ और प्रेसिडेंट का पद भी संभाल रहे हैं। अजय उन अमेरिकी कंपनियों के सीईओज में से एक हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ भारत दौरे पर आए थे। यही वजह है कि अमेरिकी प्रशासन में अजय बंगा की नियुक्ति को काफी अहम माना जा रहा है। अजय बंगा दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएट और आईआईएम अहमदाबाद से पास आउट हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1981 में नेस्ले इंडिया के साथ की थी।
आतंकी संगठन ISIS के ठिकानों पर जॉर्डन ने हवाई हमले और तेज कर दिए हैं। इराक के मोसुल के बाद जॉर्डन ने सीरिया में ISIS के खिलाफ ऑपरेशन छेड़ा है। जॉर्डन के 10 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने सीरिया में ISIS के ट्रेनिंग सेंटर और हथियारों के ठिकानों को निशाना बनाया है। मंगलवार को एक वीडियो सामने आया था जिसमें ISIS के आतंकियों ने बंधक पायलट मोज अल कसास बे को जिंदा जला दिया था। इससे पहले ISIS ने पायलट की रिहाई के बदले आतंकी साजिदा अल रिशावी को छोड़ने की मांग की थी। ISIS की आतंकी साजिदा 2005 से जॉर्डन की जेल में कैद थी। साजिदा की रिहाई की मांग पूरी नहीं होने से ISIS ने पायलट को जिंदा जला दिया। ISIS ने ये वीडियो इंटरनेट पर जारी किया था, जिसके बाद जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने ISIS को खत्म करने का अभियान छेड़ा है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर सीरिया और इराक में ISIS के खिलाफ हवाई हमले कर रहे हैं, लेकिन अब तक ISIS के आतंकियों पर लगाम नहीं लग पाई है। जापान ने कहा है कि वो आतंकवाद के सामने घुटने नहीं टेकेगा और इस्लामिक स्टेट समेत दूसरे चरमपंथी संगठनों के खिलाफ लड़ाई में असैन्य मदद करेगा। जापान ने इस समय सैन्य स्तर पर किसी कार्रवाई में शामिल न होने की बात कही है। जापानी विदेश मंत्रालय की तरफ से संयुक्त राष्ट्र को भेजे गए संदेश में कहा गया है कि 2 नागरिकों के जापान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के तौर पर इस लड़ाई में खड़ा रहेगा। जापान पहले भी ISIS के खिलाफ ऑपरेशन में सीधे तौर पर शामिल नहीं हुआ था, लेकिन मध्य पूर्व के दौरे पर जापानी PM शिंजो एबे ने गैर सैन्य मदद के तौर पर $20 करोड़ देने की घोषणा की थी। इसी के बाद ISIS ने बंधकों की रिहाई के बदले $20 करोड़ की फिरौती मांगी थी, लेकिन जब जापान ने फिरौती की रकम नहीं दी तो पहले हारुना इकावा और फिर पत्रकार केंजी गोटो का सरकलम कर दिया गया। सोनी मूवी स्टूडियो की को प्रेसिडेंट एमी पास्कल ने इस्तीफा दे दिया है। पास्कल का इस्तीफा उस ईमेल के सार्वजनिक होने के बाद हुआ है जिसमें उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। ये ईमेल पास्कल ने प्रोड्यूसर स्कॉट रूडिन को भेजा था और ओबामा की पसंद को लेकर टिप्पणी की थी। दरअसल उत्तर कोरिया ने जब सोनी पिक्चर्स की वेबसाइट हैक की थी तब ये ईमेल सार्वजनिक हुई। सोनी पिक्चर्स ने पिछले महीने साइबर हमले की निंदा की थी। साइबर हमले की वजह से सोनी को उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन पर बनी कॉमेडी फिल्म द इंटरव्यू का प्रदर्शन टालना पड़ा था। इस्तीफे के बाद एमी पास्कल ने कहा है कि वो नई प्रोडक्शन कंपनी शुरू करने जा रही हैं, जो मई से अपना काम शुरू करेगी। सोनी पिक्चर्स पास्कल की प्रोडक्शन कंपनी को अगले 4 साल तक वित्तीय मदद देगी और डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार कंपनी के पास होगा। सोनी पिक्चर्स ने अब तक पास्कल के उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की है। वैसे माइकल लिंटन हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टूडियो के सर्वेसर्वा हैं। चीन के ग्वांगडांग प्रांत में एक गोदाम में आग लग जाने से 17 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग जख्मी हो गए। इस घटना के सिलसिले में 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक स्थानीय प्रशासन ने बताया कि गोदाम में गुरुवार दोपहर को आग लगी और इस घटना में 5 लोगों को बचा लिया गया, जबकि 9 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया गया है। घटना हुईडांग काउंटी में मौजूद एक थोक बाजार की है, जहां एक गोदाम की 4थी मंजिल में आग लग गई थी, जिस पर काफी मुशक्कत के बाद शाम तक काबू पाया जा सका। घटना में जख्मी हुए 4 शख्स दमकल विभाग के कर्मचारी भी हैं, जिनमें से 2 की हालत नाजुक है। 3 दिन पहले उत्तरी जापान में आए बर्फीले तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त है। होकाइडो द्वीप तो पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है और यहाँ हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। फिलहाल बर्फबारी थम चुकी है, लेकिन घरों के बाहर जमी मोटी बर्फ की परत को हटाना लोगों के लिए चुनौती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने इस तरह की बर्फबारी बहुत लंबे समय के बाद देखी। कई इलाकों में तो 1 मीटर से भी ज्यादा बर्फ गिरी है। वैसे हर साल ठंड आम बात है, लेकिन हाल के दिनों में लो प्रेशर के कारण ठंड ज्यादा बढ़ गई है और समुद्र की तरफ से चल रही सर्द हवाओं ने मुसीबत और बढ़ाई है। मुझे लगता है कि बीते कुछ सालों में मौसम का रुख काफी बिगड़ा है और इस साल तो बर्फ बीते सालों से काफी ज्यादा है। लोगों का कहना है कि वो हर साल ठंड को देखते हुए सावधानी बरतते हैं, लेकिन इस बार बर्फबारी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। बर्फीले तूफान के कारण जनवरी में जहां कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई, वहीं बुलेट ट्रेन की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा। पानी में एक बोट पर 100 मीटर की चढ़ाई। जी हाँ, ये खास स्टंट खास लोगों के लिए काफी आसान सी बात बन गई है।
जब चीन के सान्या में वोल्वो ओशन रेन का हिस्सा बनी मिस वर्ल्ड रोलिन ने लगभग 30 मीटर की चढ़ाई से सभी को चौंका दिया। अक्सर कैमरे से घिरी रहने वाली रोलिन के लिए मौका बेहद ही खास था, क्योंकि उन्हें यहाँ अपनी ब्यूटी नहीं बल्कि अपने हौसले से जीत हासिल करनी थी। ये बेहद ही खूबसूरत एहसास है। ये एक सीनरी जैसा प्रतीत होता है। मुझे इस जगह से प्यार हो गया है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मैं दुनिया के सबसे ऊंची जगह पर पहुंच गई हूँ। दरअसल इस कंपटीशन के क्रू ने रोलिन को वाटर बोट के पोल पर चढ़ने का चैलेंज दिया था, जो कि 6 जिराफ की लंबाई जितना ऊंचा है। रोलिन ने ये चैलेंज महज 2 मिनट में पूरा कर लिया। पोल के ऊपर मैंने एक मैसेज लिखा है, वन वर्ल्ड वन स्ट्रेंथ। मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में मैंने सीखा है, अगर सभी मिलकर काम करें तो हम कामयाब हो सकते हैं। मोस्ट परफेक्ट या फिर कहें सबसे सुंदर दिखने वाली रोलिन का ये अंदाज वाकई हैरान कर देने वाला है। ऊंचाई से दुनिया को देखने का ये बेहद ही अलग अंदाज है। रोलिन भी इस एहसास को हमेशा के लिए जिंदा रखना चाहती हैं। और अब बात अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के उस बयान की जो भारतीय पीएम के साथ उनकी गहरी दोस्ती का रंग फीका कर सकता है। दरअसल ओबामा 3 दिन भारत में रहे। उन्होंने यहां के लोगों के दिलों में जगह बनाई तो भारत ने भी मेहमान का खूब सत्कार किया, लेकिन वापस अपने देश लौटते ही ओबामा को कुछ भी याद नहीं रहा और भारत की तारीफों के पुल बांधकर गए ओबामा ने खुद ही उसे धार्मिक भेदभाव की दीवार से ढा दिया। आप भी देखिए ओबामा ने ऐसा क्या कह दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जब भारत आए तो उन्होंने अपने भारतीय अंदाज से लोगों का दिल जीत लिया, लेकिन अमेरिका पहुंचते ही उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जो भारत का दिल दुखाने वाला है। भारत दौरे पर नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने चाय पर चर्चा की, गणतंत्र दिवस समारोह में भारत की एकजुटता की अद्भुत तस्वीरें देखी और भारत की तारीफ भी की। I returned from India, an incredible, beautiful country, full of ओबामा को सुनकर ऐसा लगा मानो अब भी वो भारत की तारीफ में गुम होंगे, लेकिन सच तो ये है बराक ओबामा अमेरिका पहुंचते ही बदल गए हैं। आपने ओबामा की बात का शुरुआती हिस्सा तो सुना, लेकिन आगे का हिस्सा सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। कल तक जिन बराक ओबामा को भारत में सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा था, आज उन्हीं बराक ओबामा को भारत में धार्मिक भेदभाव वाली दीवार खड़ी नजर आ रही है। Michelle and I returned from India, an incredible, beautiful country, full of this magnificent diversity, but a place where in past years religious faiths of all types have, on occasion, been targeted by other peoples of faith simply due to their heritage and their beliefs. Acts of intolerance that would have shocked Gandhi ji, the person who helped to liberate that nation. अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट के दौरान हजारों लोगों की भीड़ को संबोधित करते हुए बराक ओबामा ने ये बातें कही हैं। हालांकि यहाँ सबसे जरूरी सवाल ये है कि भारत से लौटने के 9 दिन बाद अचानक बराक ओबामा को क्या हो गया। अब हम आपको ओबामा के भारत दौरे के आखिरी दिन की मीठी बातें सुनाते हैं। India will succeed so long as it is not splintered along the lines of religious faith, so long it's not splintered along any lines, and is unified as one nation. And it's when all Indians, whatever your faith, go to the movies and applaud actors like Shah Rukh Khan, and when you celebrate athletes like Milkha Singh or Mary Kom, and every Indian can take pride in the courage of a humanitarian who liberates boys and girls from forced labor and exploitation, who's here today, Kailash Satyarthi. Our nations are strongest when we see that we are all God's children, all equal in His eyes and worthy of His love. Across our two great countries, we have Hindus and Muslims, Christians and Sikhs and Jews and Buddhists and Jains and so many faiths. And we remember the wisdom of Gandhi ji, who said, "For me, the different religions are beautiful flowers from the same garden."
और वॉशिंगटन पहुंचते ही बराक ओबामा ने मीठी बातों पर नींद चढ़ानी शुरू कर दी है, जिसका स्वाद उनके दोस्त नरेंद्र मोदी को तो पसंद नहीं आएगा। वैसे बात धार्मिक भेदभाव की हो रही है तो यहाँ खुद बराक ओबामा को भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि नस्लीय दंगों की आग अमेरिका में कम नहीं भड़की है, बल्कि कई बार भड़की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। इस्लामिक स्टेट हर दिन क्रूरता और आतंक की नई परिभाषाएं गढ़ता है और इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए उसने जॉर्डन के पायलट को जिस तरह जिंदा जला दिया, उसे देखकर जॉर्डन का खून खौल उठा है और उसने इस्लामिक स्टेट को खत्म करने की कसम खा ली है। इतना ही नहीं, जॉर्डन की तरफ से इस कार्रवाई की तस्वीरें भी साझा की गई हैं। ये तस्वीरें जॉर्डन के उस हीरो की हैं जिसने अपने जीते जी दुश्मनों को चैन से नहीं रहने दिया और उस जाबाजी की सजा इस्लामिक स्टेट ने उन्हें किसी हैवान विलेन की तरह ही दी। आज मुआज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी जाबाजी, उनकी शहादत के किस्से जिंदा हैं। पूरा जॉर्डन उनकी शहादत पर रोने के बजाय गुस्से में धधक रहा है और गुस्से की यही आग इस्लामिक स्टेट के अड्डों पर चुन चुनकर बरसाई जा रही है। जॉर्डन की मिलिट्री ने इस कार्रवाई की तमाम तस्वीरें साझा की हैं और इस्लामिक स्टेट को मुंह तोड़ जवाब के लिए तैयार हो जाने की चुनौती दी है। हालांकि पहले ही जॉर्डन अपने पायलट की मौत के जवाब में इस्लामिक स्टेट की बहन साजिदा को मौत के घाट उतार चुका है, लेकिन अभी बदला पूरा नहीं हुआ है। कई रॉयल जॉर्डियंस एयरफोर्स एयरक्राफ्ट हवाई हमले करने के लिए जा रहे हैं ताकि आतंकी संगठन दाइश यानी ISIL के कब्जे वाले इलाकों को छुड़ाया जा सके। एयरक्राफ्ट उनके ट्रेनिंग सेंटर्स को भी निशाना बना रहे हैं और उनके गोदामों को भी। जॉर्डन मुआज के परिवार के हर आंसू का बदला लेने को बेकरार है और इसके लिए रॉयल एयर फोर्सेज अपना दम झोंक रही है। मिसाइलों पर अल्लाह के नाम से संदेश लिखे जा रहे हैं, क्योंकि वाकई मजहब क्रूरता नहीं सिखाता, दया और दीन सिखाता है और जो मजहब को बदनाम करता है उसे ऐसी ही सजा मुकर्रर होती है। कई विकल्प थे जो लिए जा सकते थे। जो सबसे बेहतर विकल्प था वो हो रहा है। लक्ष्य तय करके एयर स्ट्राइक की जा रही है। इसका मतलब है कि इसके पीछे सही खुफिया जानकारी इकट्ठा की गई है ताकि सही लक्ष्य साधा जा सके। इसलिए उन्होंने उन लीडरशिप को निशाना बनाया जो दाइश के ऑपरेशन सेंटर चला रहे थे ताकि उन हमलों को और प्रभावी बनाया जा सके। मुआज के परिवार की तरफ से भी जॉर्डन के इस कदम का समर्थन किया जा रहा है। जॉर्डन के राजा और रानी ने शहीद के परिवार को अपनी संवेदना दी और मुआज के भाई ने अपने भाई की शहादत को गर्व की बात कहा। शहीद हीरो जॉर्डन के मुआज ने महान सम्मान पाया है क्योंकि उन्होंने धर्म, देश, अरब और दुनिया के दुश्मनों पर हमला किया है। उन्होंने उन्हें तब परेशान किया जब वो जिंदा थे और तब भी परेशान कर रहे हैं जब वो नहीं है। मैं अपनी माँ, अपने पिता और शहीद मुआज अल कासिस बेह के परिवार और कासिस बेह जनजाति की तरफ से भी जॉर्डन वासियों और दुनिया के लिए संवेदना जताता हूँ। जॉर्डन इराक और सीरिया के बीच मौजूद देश है जो अपने पड़ोसी देशों में मची लड़ाई को कतई समर्थन नहीं देता। यही वजह है कि इस्लामिक स्टेट जॉर्डन को भी धमकियां दे रहा है और जॉर्डन उसे निस्तेनाबूद करने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 13 फरवरी से ब्राजील में शुरू होने वाले कार्निवल का रंग अभी से रियो दे जनेरियो की सड़कों पर नजर आने लगा है। अलग अलग ग्रुप्स की चहल पहल यहां देखने को मिल रही है। इनमें से एक खूबसूरत स्ट्रीट पार्टी का नजारा हम आपको दिखाते हैं। लाउड म्यूजिक के साथ रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम में सड़कों पर थिरकते लोग। ब्राजील की सड़कों पर दिखने वाला ये नजारा अब आम होने वाला है। सालाना कार्निवल की धूम अब सड़कों पर दिखने लगी है।
बेहतरीन अंदाज में स्ट्रीट पार्टी का सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। रियो डी जेनेरियो में कार्निवल फीवर सिर चढ़कर बोल रहा है। यहाँ की सड़कों पर ये नजारा है ब्लोकोस डी रुओस नाम के ग्रुप की स्ट्रीट पार्टी का। 70 और 80 के दशक में फेमस हुआ ये ग्रुप इस बार फिर से फॉर्म में दिख रहा है, या फिर कहे कि अपनी पुरानी पहचान पाने के लिए इस ग्रुप ने स्ट्रीट पार्टी की तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी हैं। ब्लोकोस डी रुओस ग्रुप को नया बनाने के मकसद से फ्रेडी मर्क्यूरी भी इस ग्रुप का हिस्सा बने हैं। मैं और मेरा फ्रेंड भी इस पार्टी को एंजॉय करने के लिए आए हैं। वाकई ये एक अलग एहसास है और हम चाहते हैं ये ग्रुप इस बार के कार्निवल में अपनी पुरानी पहचान फिर से पाले। ब्लोकोस डी रुओस की खास बात ये है कि इसका अपना म्यूजिक बैंड है। यही नहीं, ग्रुप का सामा डांस भी बेहद ही अट्रैक्टिव है। 13 फरवरी से शुरू होने वाले इस कार्निवल के लिए सिर्फ रियो डी जेनेरियो में तकरीबन 500 से ज्यादा स्ट्रीट पार्टी होगी। लेकिन यहाँ के लोगों पर कार्निवल फीवर इस कदर चढ़ा है कि 13 फरवरी का इंतजार करना भी मुश्किल हो रहा है। लिहाजा सड़कों पर सेलिब्रेशन अभी से नजर आने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।